बिंदु तिवारी, एमए फाइनल, पेपर 7। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्थायी बंदोबस्त में जो परमानेंट सेटलमेंट था उसकी क्या व्यवस्थाएं थी ना। शुरू में हमने देखा था कि किस तरह से कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और ग्रांट में आपस में डिस्कशन हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक व्यवस्था लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था। उसको हमने स्थायी बंदोबस्त कहा और वो जो बंदोबस्त था वो उन्होंने ज़मींदारों के साथ किया और किसानों को ज़मींदारों के भरोसे छोड़ दिया। ज़मींदार और किसान किस तरह से आपस में लगान की वसूली करेंगे, ये ज़मींदार और किसान आपसी सहमति से करेंगे। उसमें अंग्रेज़ों का या सरकार का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि बार बार जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो बदलनी पड़ रही थी। तो इससे अंग्रेज लोग काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने एक स्थायी बंदोबस्त कर दिया और ज़मींदारों के लिए जो 1765 के आसपास जो भी कर था उसको उन्होंने स्टैंडर्ड मानकर उसको डिसाइड कर दिया कि प्रत्येक ज़मींदार को हर साल इतना कर देना है, इतना भू राजस्व देना है। अब उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि उस समय तो जो थी वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि बारिश हुई थी, अच्छी बारिश हुई तो फसल अच्छी हुई, पर हमेशा तो ऐसा नहीं रहता है। किंतु उन्होंने उसी को स्टैंडर्ड मानकर और ये व्यवस्था कर दी। अब आप देखें कि स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। जो उनका सेटलमेंट था वो क्या था, तो उसका सबसे पहला पॉइंट देखिए कि ज़मींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। ज़मींदार जो है वो भूमि के स्वामी है। ज़मींदारों द्वारा नियमित रूप से कर चुकाने पर उनमें ज़मींदार को उस भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। कर निरंतर न चुकाने पर इसकी वसूली हेतु उनकी जागीर के किसी भी भाग को बेच दिया जा सकता है। अगर वो नहीं दे रहा है, कर नहीं दे पा रहा है, तो उसकी जो भूमि है उसको बेचा जा सकता है और वो भू राजस्व जो है उसको वसूल किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि ज़मींदारों को भूमि को बेचने और खरीदने का अधिकार दे दिया गया था। ज़मींदारों से वसूल किया जाने वाला लगान बिल्कुल निश्चित कर दिया गया था कि हर साल उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं था। हर साल जो रेवेन्यू था, लैंड भू राजस्व था, वो बिल्कुल निर्धारित था, वो ज़मींदार को देना ही था। आपकी फसल जितनी भी हो रही हो उससे अंग्रेज सरकार को किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। ज़मींदारों को न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, है ना। वो कोई अपील दलील कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनको इतना लैंड रेवेन्यू देना है, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी ज़मीन बेच दी जाएगी या उनको बेदखल कर दिया जाएगा। ज़मींदारों से कोई अन्य कर नहीं वसूला जाएगा। इस व्यवस्था में निर्धारित लगान की दर 1765 ईस्वी की तुलना में तिगुनी थी। 65 में जो दर थी ना, उससे उन्होंने उसको तिगुना कर दिया। ये कहा गया कि उत्पादन में वृद्धि होने पर भी लगान की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसानों के साथ संबंधों में जमींदारों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जमींदारों को किसानों को अनिवार्य रूप से पट्टा जारी करना पड़ता था, जिसमें लगान की दर व जमींदार किसान के संबंधों का उल्लेख होता था। जमींदार द्वारा इस पट्टे का उल्लंघन करने पर किसान न्यायालय की शरण ले सकता था। ऐसा एक उन्होंने पट्टा बना दिया जिसमें जमींदार और किसान जो थे उनके आपस में उनको कितना लगान देना है, कितनी ज़मीन है, इसको उन्होंने उस पट्टे में दर्ज कर दिया। तो देखिए, ये उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट था, जिसको आप स्थायी भू बंदोबस्त कहते हो, उसमें ये व्यवस्था की गई थी। अब देखिए, इस स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी, क्योंकि ये माना जाता है कि लंबे समय तक भू राजस्व में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं आ रही थीं। तो उन अव्यवस्थाओं में ये एक बहुत बड़ा कदम था कि इससे भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो रेगुलर हो गई। किसानों को भी ज़्यादा जो था वो उनका शोषण नहीं हो रहा था। ज़मींदार वर्ग जो था वो भी
लैंड रेवेन्यू चुका रहा था, तो क्या वाकई ऐसा हुआ था, है ना? कोई भी जो व्यवस्था थी उसमें वाकई ऐसा हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थायी भू व्यवस्था जो थी, इस भू व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये था कि इसका स्थायी होना। स्थायी भू व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता ये थी कि ये भू राजस्व व्यवस्था स्थायी थी। जमींदार को ये पता था कि उसको हर साल इतना लगान देना है, और किसान को भी पता था कि उसको इतना लगान था, और ये परमानेंट था। इसमें किसी प्रकार का लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था, तो स्थायी होना था। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में ये घोषणा की कि सरकार द्वारा निर्धारित भू राजस्व भविष्य में कभी भी बदला नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी घोषणा की गई कि जो भी भूमि भू राजस्व या लगान इस समय सरकार के क्षेत्र में नहीं आ रही है, उस पर भी लगान नहीं लिया जाएगा, है ना? कुछ भूमि है वो तो प्रोडक्शन में है, एग्रीकल्चर हो रहे हैं, कुछ भूमि है जो बैरन पड़ी है ना? मान लीजिए वो उस भूमि पर कॉर्नवालिस ने कहा कि इस पर, क्योंकि ये बैरन भूमि है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई लगान नहीं लिया जाएगा। ये कहा कि सरकार के द्वारा इस निर्धारित लगान को कभी भी नहीं बढ़ाया जाएगा। 1793 में ये व्यवस्था कंपनी के अधीन बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा प्रांतों में लागू कर दी गई। तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये था कि भू राजस्व जो था वो बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया था। अब देखिए, दूसरी जो इसकी विशेषता थी वो ये थी कि जमींदार वर्ग के हितों को इसमें प्राधान्य, वे किसान वर्ग के हितों की इसमें उपेक्षा की गई थी। अब देखिए, सैद्धांतिक आधार पे तो ये ठीक ही लग रहा है कि परमानेंट जो व्यवस्था है वो कर दी गई। इन्होंने जो व्यवस्था ली थी 1790-91 में वसूल किया जाने वाला भू राजस्व को आधार बनाकर उन्होंने कर लिया, 1765 को नहीं मानकर, है ना? 1765 से वो तिगना था, इसको आप ध्यान रखें। 1765 में जो भू राजस्व वसूल किया जाता था उसको इन्होंने आधार नहीं बनाया था। इन्होंने 1790 में जो भू राजस्व वसूल किया जा रहा था उसको आधार बनाया था। तो सैद्धांतिक रूप से देखने से तो ये बिल्कुल अच्छी लग रही थी, किंतु इसका व्यवहारिक पक्ष उतना सक्षम नहीं था। दूसरा देखिए कि जमींदार वर्ग के हितों को प्राधान्य दिया और किसानों की इस परमानेंट सेटलमेंट में उपेक्षा की गई। देखिए, लंबे समय से हमारे यहाँ जो भूमि का स्वामी होता है वो किसान था, है ना? मैंने जब शुरू ही किया था तो बताया था कि किस तरह से हमारे यहाँ गांव में व्यवस्था थी और गांव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे। तब भी कभी फसल ज़्यादा होती थी, कम होती थी, पर सामूहिक रूप से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था और किसी एक व्यक्ति पर कभी भी बर्डन नहीं होता था। पर अब आप देखिए कि भूमि जो थी उसको जमींदार को दे दिया गया। इस व्यवस्था में सरकार व जमींदार के हित तो सुरक्षित कर दिए गए, किंतु किसान के हितों पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, है ना? जमींदार सुरक्षित है। सरकार ने जमींदार से एग्रीमेंट किया कि भाई आपको हर साल इतना लैंड रेवेन्यू देना है, तो जमींदार ने तो ऊंची बोली लगाकर और ज़मीन ले ली और वो ज़मीन का मालिक बन गया। ज़मींदार खुद तो काश्तकारी करेगा नहीं, वो किससे करवाएगा? किसान से। तो उसने किसान से एक अलग एग्रीमेंट बनाया। देखिए, उन दोनों के लैंड रेवेन्यू में भी फ़र्क हो गया। अगर वो उतना ही किसान से लेगा जितना उसको देना है तो उसको क्या फ़ायदा होगा? तो अल्टीमेटली जो शोषण हुआ वो किसका हुआ? किसान का ही हुआ। तो किसान के हितों की पूर्ण रूप से उपेक्षा इसमें कर दी गई। तीसरा देखिए, जमींदार वर्ग जो था वो प्रभावशाली वर्ग के रूप में उदय हुआ। आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि इस व्यवस्था से जमींदार वर्ग की समाज में प्रतिष्ठा तथा वो एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया और अंग्रेजों का हित चिंतक भी हो गया।
वो निरंतर उनको एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए तो वो इनकम का सोर्स हो गया। वो लगातार एक फिक्स अमाउंट में लैंड रेवेन्यू किसको उपलब्ध करा रहा है, अंग्रेज़ों को उपलब्ध करा रहा है, तो वो अंग्रेज़ों का हित चिंतक हो गया। जमींदार वर्ग को तो भूमि बेचने का भी अधिकार है, खरीदने का भी अधिकार मिल गया। ये वर्ग जो था वो राज्य भक्त के रूप में उभर कर सामने आया। जमींदार के माध्यम से कंपनी का जनता पर नियंत्रण स्थापित हो गया तथा उसका राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ने लगा और इनके वजह से जो अंग्रेज़ों की शासन जो था उसमें थोड़ी स्थिरता आने लगी, क्योंकि कोई भी बातचीत होगी तो ये जमींदार वर्ग जो था एक ऐसा वर्ग था जो कि अंग्रेज़ों के हित में कार्य करने लगा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसानों के हित की उपेक्षा हुई, एक नया राजनीतिक वर्ग उदय हो गया जिसको जो किसानों का हित चिंतक अब नहीं रहा। जमींदार देखिए अपने ही देश के किसानों का किसके लिए शोषण कर रहा है, अंग्रेज़ों के लिए शोषण कर रहा है। ये बात जमींदारों को कभी समझ में नहीं आई। वो केवल अपने ऐशो आराम के लिए और अंग्रेज़ों से नज़दीकी बनाने के लिए लगातार किसानों का शोषण करते रहे।